हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फाइनली हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से आ चुके हैं और आज अपना टॉपिक है सेल के बारे में अपन लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इसके स्ट्रक्चर, सेल क्या होती है और उसके सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे आपकी बॉडी में आर्गन होते हैं उसी तरीके से सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो वही चीज़ अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से अब यहाँ से अपना दिमाग बिल्कुल भैया खोल लीजिए। यहाँ से सब कुछ समझना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल एकदम पढ़ते हुए चलना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा आपके पास पूरा सेल आपका डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेल क्या होती है। सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं 8वीं 9वीं, उससे मुझे मतलब नहीं है कि आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको अब पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, क्या सेल होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर डिफिनीशन आपकी लिखी गई है, सेल इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होती है। दीज आर अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके बॉडी में 200 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, अलग अलग फंक्शन होता है उनका। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम existing cell by the process of cell division in which one cell divides into two identical cell। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या होता है, जो पुरानी सेल होती हैं जो वो क्या बनाती हैं, नई सेल बनाती हैं। अगर फिर आप लोगों से ऐसे कोई पूछ सकता है, आप अपने एग्जाम में लिखने जब जाएंगे सेल डिवीजन के बारे में, तो वहां पर जब आप लिखेंगे, देखिए ये अभी सेल डिवीजन नहीं, इसके बाद होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई सेल बनती किससे है, पुरानी सेल से। जो ओल्ड सेल होंगी उनसे दो आइडेंटिकल सेल बनेगी, एक ओल्ड सेल से दो न्यू सेल आपकी बनेगी, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज आपने समझ लिया कि सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है ये। ठीक, सेल का जो होता है क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यही चीज आप समझेंगे। फिर यहां पर क्या है कि वन सेल, यहां आपका क्या दिया गया है, आप देखेंगे ऑल सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सभी सेल जो होती हैं वो कहां से अराइज होती हैं, एग्जिस्टिंग सेल। एग्जिस्टिंग सेल का क्या मतलब है, पहले से जो सेल आपके बॉडी में है उसी से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। किस प्रोसेस से होता है, सेल डिवीजन। आगे इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो आपको सेल जानना है और सेल के ऑर्गेनल्स जानने हैं। सेल के अंदर में कौन सा सेल ऑर्गेनल, कौन सा फंक्शन, उसका क्या फंक्शन है, क्या उसका रोल है आपकी बॉडी में। ठीक है, आपका बॉडी लाखों सेल्स से मिलकर बना है, तो हर एक सेल जो है आपके बॉडी में, उसमें उसके क्या फंक्शन है, उसके ऑर्गेनल्स क्या फंक्शन करते हैं। जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप चलते हैं, जो आपके पास एनर्जी है, तो वही सेल्स ही सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहां पर कि सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज इंटीमेटली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, वो हम किसके बेसिस पर अपन लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर उसके फंक्शन के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। अब आप यहां पर पहले तो आपको सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब आपके एग्जाम में कभी सेल के बारे में पूछ ले, तो यदि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप एक अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको नंबर जो होगा थोड़ा कम मिलता है। तो इसको जब आप बनाएंगे, मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसने रियल में पढ़ा है। ये आपका क्या है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया। ये आपका सेंट्रोसोम है। अब यहाँ पर सेंट्रोसोम का क्या वर्क होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है। सेंट्रोसोम का भैया वर्क ये होता है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भैया पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। यही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी है, जैसा मैं बोल रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं चीजों को, ये कहां से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आ रहा है। आपका एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, वही एनर्जी के थ्रू मैं आपको यहां पर साउंड के थ्रू आपको डिलीवर कर पा रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया एनर्जी का प्रोडक्शन। आपके सेंट्रोसोम का क्या है, सेल डिवीजन। जो नई सेल बनेगी वो सेंट्रोसोम की ही हेल्प से बनेगी। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे और आधे आधे न्यूक्लियस लेके अलग अलग चले जाएंगे। बाद में आपका क्रोमोसोम डबल हो जाएगा और सभी फिर से क्या होगी, दो सेल बन जाएगी। एक सेल से एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल स्टूडेंट्स बन जाएंगे। फिर आपका क्या अगला क्या सेल ऑर्गेनल है, यहाँ पर राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन जो आपके बॉडी में बनेगा वो यहां पर बनेगा, कहां पर, राइबोसोम पर बनेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं, ये यहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और यहां पर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिल्कुल न्यूक्लियस से सट के होता है। देखिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि एक सेल की सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले जो ये कवरिंग आपको दिख रही है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है।
उसके बाद उसी तरीके से आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, आपके सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे आपके बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, आपका ब्रेन है, उसी तरीके से न्यूक्लियस जो होता है वो आपके सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है स्टूडेंट, ठीक है, कंट्रोल सेंटर होता है। फिर उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ है। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके ऊपर क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाए जाएंगे। कुछ तो राइबोसोम यहाँ पर पाए गए फ्रीली, जो कि बिल्कुल साइटोप्लाज्म में वैसे आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम आपके कहां पर पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाएंगे, इसीलिए उनको रफ बोला गया। दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर होगी, उसी को अपना अपन लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। और जिसके पास नहीं होगा आपका राइबोसोम, वो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जो रफ वाला होगा वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जो स्मूथ वाला होगा वो लिपिड कोलेस्ट्रॉल इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है, इसके बाद आपका आता है गोल्जी बॉडी आता है। गोल्जी बॉडी आपका देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, इसी को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और ये जो धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये होती है आपका क्रोमैटिन। जब ये कंडेंस हो जाता है तो इसी को क्रोमोसोम बोलते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आगे अपन लोग जानेंगे। लेकिन जब आपको ये धागे जैसी संरचना दिखेगी तो आप इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे, एक धागे को। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद कौन सा आपका पार्ट है सेल का, सेल ऑर्गेनल्स है, लाइसोसोम्स है आपका। लाइसोसोम क्या होता है भैया, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया आया, कोई फॉरेन एजेंट आया, कोई भी आ रहा है तो उसके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। आपकी बॉडी को हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोवाइड करवाते हैं और सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया आपका लाइसोजाइम का प्रोसेस हो गया। अब चलिए एक एक करके मैं सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ के सुनाता हूं, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ बताया है। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ सेल। सबसे बाहर से अपन लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले यदि आप किसी सेल को बाहर से देखें तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इट फॉर्म्स आउटर फ्लेक्सिबल सरफेस ऑफ द सेल दैट सेपरेट इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। ये मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही है, ये सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करेगी, आपको सेपरेट आउट करेगी, ठीक है। दिस रिलेटिव बैरियर रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल, ये फ्लो ऑफ मटेरियल को रेगुलेट करेगा। अब आपके सेल के अंदर में एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसके लिए बाहर से कुछ मटेरियल्स आपका सेल लेता है, तभी तो ये सारे प्रोडक्शन को अंजाम देता है, ऑक्सीजन लेता है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी, ये आपका जो सेलुलर बैरियर, जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही क्या करेगा, इन प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। वही आने की परमिशन देगा सभी को अंदर, कौन अंदर आ सकता है, कौन अंदर नहीं आ सकता है। इसी तरीके से देखिए, इट प्लेज की रोल इन कम्युनिकेशन एमंग सेल। सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब कोई बगल की सेल डेंजर में है तो आपने बगल वाली सेल को बता देती कि भैया हम डेंजर में हैं, चलिए हमको कुछ हो रहा है, लेकिन आप सतर्क रहिए, आप पहले से तैयार रहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से होता है, जब पैथोजन से कोई सेल डिफेक्ट हो जाती है तो आपके बगल वाली सेल को बता देती है। देखिए, बिटवीन सेल्स एंड दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सेलुलर कंटेंट्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म हैज टू कंपोनेंट। साइटोप्लाज्म में दो आपके कंपोनेंट होते हैं, एक साइटोसॉल होता है, एक आपका ऑर्गेनेल होते हैं। तो इस तरीके से होगा आपका साइटोप्लाज्म। सब कुछ आप समझ रहे हैं, इसमें बहुत कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने अभी सब कुछ आपको बताया भी थोड़ा बहुत। साइटोप्लाज्म क्या है, वही जो आपका जेली जैसा मटेरियल जो दिख रहा है, जिसमें आपके सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। फिर क्या होता है, साइटोसॉल क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइटोसॉल और साइट, यहाँ पर आपके ऑर्गेनल्स दो होते हैं आपके यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। तो ये देखिए, इट इज फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर, डिजॉल्व सॉल्युबल एंड सस्पेंड पार्टिकल्स। साइटोसॉल में आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कंटेन्स क्या होता है, वाटर होता है, डिजॉल्व होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट डिजॉल्व होता है, और भी ढेर सारे यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल पड़े होते हैं। इसी में से आपका ऑर्गेनल भी होता है। दे आर सराउंडेड बाय साइटोसॉल। सभी ऑर्गेनल क्या कहाँ होंगे, आपके साइटोसॉल से क्या होंगे, सराउंडेड होंगे। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल हैज कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितने भी सेल ऑर्गेनल थे उन सभी का क्या था, एक स्पेसिफिक फंक्शन था। कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम की सिंथेसिस कर रहा है, कोई आपका एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, सेल ऑर्गेनल हो गया। ऑर्गेनल आपके कौन से हैं, अभी अभी सब कुछ दिखा दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये आपका साइटोस्केलेटन है, ठीक। उसके बाद चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात आती है जब अपने पास, दिस इज लार्ज ऑर्गेनल्स कंटेन मोस्ट ऑफ सेलुलर डीएनए। इसके पास क्या होता है भैया, सेलुलर डीएनए होता है। जो आपका क्रोमैटिन होता है उसी के ऊपर सेलुलर डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है भैया, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वो आपके इसी डीएनए के थ्रू ही होते हैं। ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद द सेवरल प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। वी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन, ठीक है। जो इनके पास क्या होंगे, जो आपके डीएनए होंगे उसके पास क्या होंगे,
थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड हेरिडेटरी यूनिट्स होंगी, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। द जीन्स कंट्रोल मोस्ट एस्पेक्ट एंड सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो आपके जीन्स होंगे वो क्या कंट्रोल करेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को यही जीन्स आपके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये कहाँ है आपका, न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस ही तो आपका कंट्रोल सेंटर है आपके सेल्स का, जैसे आपका ब्रेन है। तो यही आपका जो होगा, इसी में सारी इंफॉर्मेशन फीड होगी कि कैसे क्या परफॉर्म करवाना है आपकी सेल के अंदर, क्या प्रोसेस करवाना है, यही डीएनए आपका कंट्रोल करता है। अब देखिए यहां पर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका सेपरेटली पूछ लेता है एग्जाम में। एक तो सेल पूछ लिया, उसकी स्ट्रक्चर पूछ लिया, लेकिन उसके साथ ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ सकता है, इसके स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इसके फंक्शन पूछ सकता है। तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन लोग देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड एंड कंटेन्स द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इट इज अ फ्लेक्सिबल एट स्टडी बैरियर बिटवीन द सेल इन्वायरमेंट एंड द मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आपका सेल के बाहर होता है, जो कि आपको क्या करता है, सेपरेट आउट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। ये चीज अपन लोग जान चुके हैं। ठीक, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन लोग। सेल मेम्ब्रेन का आपके स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन जो अभी अभी आपको एक लाइन की तरह दिख रही थी, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आपका परमिट करता है बाहर के जो मटेरियल है तभी तो आप आते हैं आपके मेम्ब्रेन के अंदर, तभी तो आप आते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से मिलकर ये आपका सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन बना होता है स्टूडेंट, मैं आपको पहले ऊपर ऊपर की बात बताता हूँ। फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स, तीन चीज आप याद रखें। फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन, तीन चीजों से मिलकर आपका क्या बना हुआ होगा, सेल मेम्ब्रेन। आप चीजों को रटे नहीं, समझें। ठीक है, फास्फोलिपिड कौन है, फास्फोलिपिड जो ये मॉलिक्यूल आपको बहुत ज्यादा है, वही आपका क्या है, वही है आपका फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड किससे मिलकर बना होता है, लिपिड और फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप क्या करता है और लिपिड क्या करता है, लिपिड आपका जो है वो आपका क्या करेगा, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल को अंदर लाने के लिए है, और जो आपका फास्फेट ग्रुप है वो आपका प्रोटीन को एक्टिव करेगा, जो कैरियर प्रोटीन है उनको एक्टिव करेगा कि भैया आप। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, वो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल को अंदर लाएंगे, और जो आपका फास्फेट ग्रुप है फास्फोलिपिड में, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। किसके लिए, जो लिपिड में सॉल्युबल मॉलिक्यूल नहीं है, जो लिपिड में सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आयंस नहीं है, जो भी मटेरियल्स लिपिड में नहीं सॉल्युबल हो पा रहे हैं सेल के अंदर लाने के लिए, तो ये प्रोटीन को एक्टिवेट करता है कि आप जो वाटर वगैरह है उसको आप लाइए। ठीक है, तो यही एक्टिवेट करता है, इसीलिए देखिए बिल्कुल बाहर पाया जा रहा है इसका भी जो आपका पार्टिकल है, ये भी आप समझ लीजिएगा। फिर यहां पर क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं। देखिए प्रोटीन दो तरीके की होती हैं, एक होती है पेरीफेरल जो कि पेरीफेरी पर होती है, एक होती है इंटीग्रल जो कि यहां पर आपके मेम्ब्रेन के बीच में ही क्या होती है, बिल्कुल एकदम धंसी हुई होती है। ये जो होगी आपका वाटर मूवमेंट के लिए ये रिस्पांसिबल होगी, जो कि आपका सारा मटेरियल जो है वो यहां पर अंदर आता रहेगा, वाटर हो गए और जो उसमें वाटर सॉल्युबल जो आयंस हैं। और बाहर वाली क्या होगी, ये भैया आपके शुगर से कंबाइंड होगी, शुगर के जो मॉलिक्यूल होंगे उनसे कंबाइंड होगी, और आपके सेल को क्या करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाएगी। कौन, जो आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है। और कुछ जो शुगर मॉलिक्यूल होंगे वो आपके यहां पर लिपिड पे भी होते हैं, लिपिड पे जब ये अटैच होंगे ये भी डिफेंस मैकेनिज्म आपका प्रोवाइड करवाएंगे सेल को। लेकिन स्टूडेंट आपको एक चीज समझना होगा, जब ये लिपिड पर अटैच होंगे तो इनको कहेंगे अपन लोग, क्या कहेंगे जानते हैं, ग्लाइकोलिपिड। जब शुगर मॉलिक्यूल आपके लिपिड पर अटैच होंगे तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, जब प्रोटीन पर अटैच होंगे पेरिफेरल प्रोटीन पर तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। आप अब चलिए नीचे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने जान लिया। देखिए द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवैलेंट फोर्सेस से क्या होती हैं, हेल्ड होती हैं। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, इन्होंने क्या कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 11th क्लास की एनसीईआरटी में है, लेकिन जरूरत नहीं है कि आप उसको जाने, नहीं जानेंगे तब भी काम हो जाएगा, यहां आपको जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक, द मेम्ब्रेन इज मोज़ेक ऑफ प्रोटीन फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग इन लिपिड बाई लेयर्स। द मेम्ब्रेन क्या होगी, उसमें जो प्रोटीन होंगे आपके वो क्या होंगे, उस ऐसे आइसबर्ग की तरह क्या करेंगे, आपके फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आइसबर्ग की तरह ही तो है सारी चीजें। आप देख सकते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है आइसबर्ग की तरह ऐसे पड़े हुए हैं, ये भी आपके इसी तरीके से पड़े हुए हैं। आइसबर्ग का मतलब जैसे पानी के ऊपर आपकी बर्फ तैर रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा। फिर यहां पर क्या है, इसके बाद द लिपिड बाई लेयर कंसिस्ट ऑफ टू बैक लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अब क्या वर्क करेगा आपकी जो है सेल में, देखिए सबके मैंने वर्क आपको बता दिया कि लिपिड क्या कर रहा है, फास्फेट ग्रुप क्या कर रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी तो कुछ वर्क कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल भैया आपकी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो कहीं फट ना जाए, कहीं आपका जो ऑर्गेनल है वो बाहर ना निकल जाए, मतलब अगर वो नहीं होगी तो बाहर निकल ही जाएगा। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसकी मजबूती को बनाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड द बाइलेयर अरेंजमेंट अकर्स बिकॉज द एम्फीफैटिक। देखिए नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर सारे नोट्स जाते रहेंगे, आपको यहां सिर्फ चीजों को समझना है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक,
नेचर ऑफ लिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन एक्सटेंड इनटू आर थ्रू द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होगी वो क्या होंगी, थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर होगी। मैंने अभी अभी आपको दिखाया, जो पेरिफेरल होगी वो पेरीफेरी पर होंगी। तो पेरीफेरल प्रोटीन क्या होगी, एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन लिपिड। आर इंटीग्रल प्रोटीन एट द इनर आर आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये इनर सरफेस पे भी हो सकती है। कौन, आपकी जो आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है वो आपकी इनर सरफेस में भी तो हो सकती है, आउटर सरफेस पे भी हो सकती है, पेरीफेरी पर होंगी। बस यही आप याद रखेंगे, पेरीफेरी पर होंगी। वो किस पेरीफेरी पर होंगी, दोनों पे हो सकती हैं। फिर यहाँ पर क्या है, मेनी इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विद शुगर। जब शुगर से मिलेगी प्रोटीन तो क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जा रही है। और उसके बाद क्या होगा, टू द एंड फेस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टुगेदर विद द ग्लाइकोलिपिड। जब लिपिड से मिल जाएगी आपकी शुगर मॉलिक्यूल, जब आपके लिपिड से मिल जाएंगे, लिपिड से जब अटैच रहेंगे उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। फॉर्म द ग्लाइकोकैलिक्स ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ द सेल। आपने सारी चीजें जान लिया, अब आप लिख सकते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसका क्या फंक्शन होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, देखिए प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी। बैरियर का काम करता है, इट होल्ड आर बाउंड सेल कंटेंट्स एंड मेंटेनेंस इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। शेप प्रोवाइड करता है सेल को, बैरियर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इतना अगर आप जानते हैं तब आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन मतलब है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे प्रोटेक्ट करेगा, इंजरी से, पैथोजन से और सारी चीजों से डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो और जो शेप ऑफ द सेल है वो भी आपका किससे मैनेज हो रहा है, आपके सेल मेम्ब्रेन से। सेल रिकॉग्निशन, सेल को रिकॉग्नाइज करेगा कौन अपना सेल है, कौन पराया है, कौन अपनी बॉडी का सेल है, कौन बाहर का कोई सेल आ गया है, मतलब कोई पैथोजन आ गया है। तो यही चीज तो है इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये आपका सेल रिकॉग्निशन में आता है कि आपकी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही तो पहचानेगी कि आपकी क्या चीजें हैं, आपकी बॉडी में डिफेंस किसको करना है, किसके लिए करना है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड फंक्शन एज रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्रिगर स्पेसिफिक प्रोसेस विद इन द सेल। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, इम्यून रिस्पांस, रिजेक्शन ऑफ सब्सटेंस एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजों में आपका हेल्प करेगा, आपका सेल फंक्शन है इसका सेल का। ये सेल जंक्शन में हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प एडजेसेंट सेल टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ जंक्शन फॉर कीपिंग द सेल टुगेदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो सेल जंक्शन में भी ये आपका हेल्प करता है। तो ये आपका प्रोसेस होगा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जब जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, माइक्रोबिलाई आपकी इसी में फॉर्म होती है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसी के ऊपर वही क्या होगी, वही स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और माइक्रोबिलाई बन जाएगी। कहां पर, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है तो यही सेल मेम्ब्रेन है जो आपकी माइक्रोबिलाई बनती है। माइक्रोबिलाई क्यों बनती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जिससे डाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके, आप जो चीज खा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट हो, आपको आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो, ज्यादा से ज्यादा आप न्यूट्रिएंट को ले सकें। दीज आर द मेम्ब्रेन इवेजिनेशन, हाँ इवेजिनेशंस स्पेशलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सेल मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसी से क्या होगा, इसी पे सीलिया बनेंगी, स्यूडोपोडिया बनेंगी, ढेर सारे स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे जो कि क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प कराएंगे आपके। ठीक है, मूवमेंट लाइक फाइब्रोब्लास्ट एंड स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपका हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर फ्लैजला भी आपका दिया गया है, ये भी क्या होता है, ये भी मूवमेंट ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही स्पेशलाइज्ड हो जाएगी और वही चीज़ बना लेगी। एंजाइम भी होते हैं, देखिए एंजाइम क्या होगा, सम मेम्ब्रेन प्रोटीन कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद इसका क्या अगला फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मेनी मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्रॉम द चैनल्स दैट फैसिलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स लाइक शुगर, अमीनो एसिड। सेलेक्टिवली क्या होगा, परमिएबल होगा, ये कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगा, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगा। तो ये भी मैंने आपको अभी भी बता दिया। बल्क ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, बल्क इनटेक एंड मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड एंड इन्वेजिएशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म वेसाइकल्स is called endocytosis, throwing out of waste product and secretory product by the reverse process is called exocytosis। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या करेगा, बल्क ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करेगा। इंपल्स ट्रांसमिशन में आपका हेल्प करेगा, आपका कौन हेल्प करेगा, आपकी यही हेल्प करेंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अभी फंक्शन में पढ़ रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके बाद अगला स्ट्रक्चर डिस्कस होगा। अभी ये एक सेल ऑर्गेनल है, आप ऐसा समझिए, सेल ऑर्गेनल तो नहीं है लेकिन एक तरीके से सेल का ही पार्ट है, तो इसीलिए अपन लोग इसको मानते हैं कि सेल की जो कवरिंग है तो ये सेल ऑर्गेनल ही है, आप एक तरीके से समझेंगे। ठीक है, नर्व इंपल्स ट्रेवल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नर्व सेल। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हैं, आपके पास नोट्स तो अवेलेबल हो ही जाएगा, वहां से आप पढ़ भी लीजिएगा। फिर अपन लोग आते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अपन लोग पढ़ते हैं, इट हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से होते हैं साइटोप्लाज्म के, साइटोसॉल और ऑर्गेनल्स। ये दो चीजें अभी डिस्कस हो गई हैं थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले। ठीक है, साइटोसॉल एंड ऑर्गेनल्स आर the main components of cytoplasm. The gel-like substance enclosed within the plasma membrane and is present external to the nucleus is called cytoplasm। ठीक है, जो जेल जैसा होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वो क्या होगा, वो आपका साइटोसॉल होगा, और जो उसमें स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके ऑर्गेनल्स। ठीक, the semi-fluid portion of cytoplasm in which organelles and inclusions are suspended is called cytosol.
इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर मत फ्लूइड बोलते हैं, जो कि आपके सेल के अंदर है उसे इंट्रा, बाहर है तो एक्स्ट्रा, ठीक है। इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड साइटोसॉल, हाँ ये तो हो गया। साइटोसॉल इज ट्रांसपोर्ट विस्कस फ्लूइड लाइक फ्लूइड कंटेनिंग 75 to 90% ऑफ वाटर, ठीक है। जो आपका साइटोसॉल होगा वो क्या होगा, 75% से लेकर 90% उसमें वाटर होगा। साइटोसॉल में जो मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, वाटर ही होगा। आप लोग जानते भी हैं कि वाटर ही सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, वाटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप लोग ये जानते हैं, ठीक है। 90% तो आपका वाटर ही है, समझ लीजिए। सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड साल्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ सस्पेंडेड हैं, आपके साइटोसॉल में ही है, ठीक। सब कुछ आपका साइटोप्लाज्म दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक साइटोसॉल और आपका एक क्या है, ऑर्गेनेल्स, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। द सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, जो कि आपके सेल ऑर्गेनल हैं वो कहां पर एम्बेडेड हैं, आपके साइटोसॉल में ही तो एम्बेडेड हैं। वो कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, सब कुछ बता चुका हूं अभी स्ट्रक्चर में ही, ठीक। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। सबके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, जो लेकिन जो लिखा गया है वो अब पढ़ के आपको बताना है, ठीक। The endoplasmic reticulum is pattern of membrane enclosed with chain called as cisternae of varying shapes, ठीक है। इसमें सिस्टर्नी पाए जाते हैं आपके किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वही जो घूम घुमा के जो स्ट्रक्चर बनी रहती है ऐसे, वही इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन, जो आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन से क्या होगी, इंटरकनेक्टेड होगी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवलप, आपने देखा था कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियर इनवलप के बिल्कुल सट के बिल्कुल एकदम निकला हुआ था, थ्रो आउट द साइटोप्लाज्म, और थ्रो आउट द साइटोप्लाज्म होता है। फिर इसमें क्या है, दो तरीके के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, रफ और स्मूथ। रफ पे आपका क्या होगा, आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होगा जहां पर राइबोसोम अटैच होंगे सरफेस पर, इसीलिए क्या होगा, ग्रेनुलर इन अपीयरेंस एंड रफ होंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी सिक्रीटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन, द प्रोटीन्स देन इंटर द SF विथ इन ER फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग, ठीक है। ये आपका हेल्प कर देगा इसमें प्रोटीन के किसमें, फॉर्मेशन में और उसको स्टोर करने में, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए अपन लोग अब देखते हैं। देखिए रफ के बारे में होगा, उस पर क्या पाया जा रहा है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो भैया उसके पास राइबोसोम पाए जा रहे हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में आपका हेल्प कर रहा है, ठीक, और स्टोरिंग में हेल्प कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ। उसके बाद क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जो आप दूसरा पार्ट पढ़ते हैं स्मूथ का, स्मूथ में क्या होगा, राइबोसोम नॉट अटैच्ड होंगे, ठीक है, सरफेस पे उसके नहीं होगा राइबोसोम, हेंस स्मूथ इन नेचर, इसीलिए स्मूथ होगा नेचर में, जब वो है ही नहीं रफ वाला सीन ही, तो ये स्मूथ ही होगा। तो स्मूथ ER इज साइट ऑफ फैटी एसिड, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड सिंथेसिस, फैटी एसिड बनेगा, फास्फोलिपिड बनेगा, स्टेरॉइड सिंथेसिस, अभी मैंने आपको बताया था, आप एक भाषा में अगर याद रखें तो लिपिड। Eat in and inactivate or detoxify a variety of chemicals including alcohol, pesticide and carcinogens। ये किस में हेल्प कर रहा है भैया, ये इनएक्टिवेट कर रहा है किस केमिकल्स को, अल्कोहल, पेस्टिसाइड और कार्सिनोजेंस को क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है। तो एक तरीके से ये भी डिफेंस प्रोवाइड करवा रहा है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ER, रफ ER और आपका स्मूथ ER का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसपे राइबोसोम है वो आपका रफ है, नहीं तो आपका स्मूथ है, ठीक है। अब राइबोसोम अपन लोग देखते हैं, दे आर टिनी स्फीयर्स दैट कंटेन्स राइबोसोमल RNA। RNA क्या होता है आपका, RNA होता है आपका DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। तो आपका जो राइबोसोम है उसमें क्या होगा, आपका राइबोसोमल RNA होगा और सेवरल राइबोसोमल प्रोटीन्स होंगी, ठीक। तो इसी से क्या होगा, आपका ये राइबोसोम बना हुआ होता है। दीज आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने अभी आपको बताया यहीं पर इसी की वजह से आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो ही रहा है सेल में। दीज आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 40S होता है और एक 60S होता है। देखिए होता तो दो तरीके का राइबोसोम है, एक होता है आपका 70S जो कि आपका पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट में, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को पढ़ना है क्या, यूकैरियोट, मतलब जो अपन लोगों में पाया जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो अपन लोग सिर्फ ह्यूमन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो राइबोसोम होता है वो आपका पाया जाता है 80S राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं 60 और 40। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 100 कैसे होगा, भैया ये 100 ऐसा नहीं है कि ये जोड़ने के मामले में है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने बनाया है, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, ये इसके पीछे यस लगा हुआ है। तो इसकी जो दो सब यूनिट होंगी कौन कौन सी होंगी, 60 और 40। अगर कोई पूछ ले कि ह्यूमन में कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है तो आप 80S याद रखेंगे। RNA ऑफ लार्जर साइज, जो कि लार्जर साइज होगा वो 60 होगा और जो छोटा वाला होगा क्या होगा, आपका 40S होगा। देखिए यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर आपके बने भी हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, आपकी जो लार्जर सब यूनिट है और जो आपकी स्मॉलर सब यूनिट है। दो तरीके के राइबोसोम आपके सेल में पाए जाएंगे, अभी अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था। एक तो वो जो अटैच होंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसकी वजह से आपका क्या बन रहा था, रफ हो जा रहा था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक वो थे जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए थे, ठीक है, फ्री राइबोसोम। यहां पर क्या है, फ्री इन साइटोसॉल, ठीक।
ये दो तरीके का राइबोसोम हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या वर्क है? गोल्जी एपरेटस इसी को बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि गोल्जी एपरेटस कोई बोले, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोले, गोल्जी बॉडी बोले, तो यही चीज है। तो गोल्जी एपरेटस आर कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सैक, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, सैक्स जो ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे घूम घूम के ऐसे सैक्स ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, उसी को सिस्टर्नी बोलते हैं, जो उसमें नोच होता है। ठीक है, प्लेस्ड अपॉन ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट्स। ठीक है, प्लेट की तरह एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होते हैं। विथ एक्सपेंडेड वल्स एट दियर एंड्स। द स्टॉक ऑफ गोल्जी सैक्स हैज टू डिफाइंड रीजन, दो डिफाइंड रीजन होते हैं, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। इसको आप याद रख सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे सिस एंड ट्रांस और हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा नंबर आपको और अच्छा मिलेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। चलिए देखते हैं। अपान ईच अदर लाइक, ये तो हो गया। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम, जो कि प्रोटीन राइबोसोम से बनेगी, आर बॉट टू द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कहाँ पर आएगी? एंडोप्लाज्मिक ऑफ रेटिकुलम के ल्यूमन में आएगी। ठीक है, वहां पर क्या होगा कि देन टू गोल्जी अपरेटस, तभी क्या होगी, गोल्जी अपरेटस में जाएगी थ्रू ट्रांसफर वेसाइकल। जो उसमें वेसाइकल होंगे, आपकी सेल में वेसाइकल पाए जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, एक गोल्जी अपरेटस में जाएगा। द वेसाइकल फ्यूज विद द सिस रीजन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिलीजिंग। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो वेसाइकल फ्यूज होगा, जो प्रोटीन लेकर जो वेसाइकल आ रहा है, वो किससे फ्यूज हो रहा है? आपका सिस रीजन से हो रहा है। सिस और ट्रांस दो रीजन याद रखेंगे आप गोल्जी अपरेटस में। इसमें सबसे पहले फ्यूज किससे हो रहा है? सिस रीजन से। तो यहाँ पर आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिलीजिंग है, वो कहां पर आ जाएगा? उसका जो कंटेंट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिलीजिंग कंटेंट, वो कहां आ जाएगा? इंटरनल पोर्शन में आ जाएगा। किसके इंटरनल पोर्शन में आ जाएगा? आपके गोल्जी अपरेटस के। ठीक, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर? दीज प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड, ये प्रोटीन मॉडिफाइड होंगी एंड सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल व्हेन नीडेड थ्रू द सिक्रेटरी वेसाइकल। जब प्रोटीन की नीड होगी तो ये क्या होगा कि सिक्रेट हो जाएंगी, सेल के बाहर चली जाएंगी और आपकी बॉडी को हेल्प करेंगी। ठीक है, आपका सारा चीज जो भी प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, वो आपको हेल्प करने के लिए, आपकी बॉडी के लिए ही तो हो रहा है। जो बॉडी की नीड है उसी को पूरा करने के लिए सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। सभी सेल के जो ऑर्गेनल है, वही स्ट्रक्चर के थ्रू, उन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू क्या कर रहे हैं, सारी चीजें परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका? गोल्जी अपरेटस का आपका स्ट्रक्चर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। कहां पर सिस रीजन है, कहां पर ट्रांस रीजन है। यदि कभी आपका पर्टिकुलर यही सेपरेट करके पूछ लेगा, तो आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना देंगे और वहां पर आप सिस रीजन नीचे बनाएंगे और ट्रांस रीजन यहां पर ऊपर इस तरीके से बनाएंगे। और ये बीच वाला क्या होगा? आपका मीडियल रीजन हो जाएगा। और ये क्या होंगे? गोल्जी सेक्स होंगे। ठीक है, गोल्जी सेक्स कौन से होंगे? जो यही इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एडजस्ट होंगे प्लेट की तरह। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर अपन लोग देखते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सिक्रेटरी फॉर्म्ड from the Golgi complex. These are membrane bound spherical vacuoles which function as the digestive system of the cell. सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अभी अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताते समय बताया था। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम फॉर्म होंगे। इट कंटेन्स 60 काइंड्स ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम। 60 प्रकार के आपके क्या होंगे? पावरफुल डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें क्या होंगे? बनाए जाएंगे, इसमें होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आगे चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दैट कैन हाइड्रोलाइज लार्ज मॉलिक्यूल, सिंथेसाइज आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, लिपिड, ये सब कुछ हाइड्रोलाइज कर सकते हैं भैया। ये बिल्कुल एकदम ही जान लीजिए, सुसाइडल बैग इनको कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच क्या होता है? आपका 7 के नीचे क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। 7 के ऊपर आपका क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। कोई चीज 7 है तो हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। ठीक, तो इस क्या होगा? इसका पीएच जो है एसिडिक पीएच पर ही आपका जो लाइसोसोमल एंजाइम होगा, वो बेहतरी से वर्क कर पाएगा, बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा। एंड इनएक्टिवेटेड एट न्यूट्रल पीएच वैल्यू, और इनएक्टिवेटेड हो जाएगा अगर कहीं पर न्यूट्रल पीएच वैल्यू है, तो वहां पर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका आप लोग स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। इस तरीके से लाइसोसोम होता है। इसमें जब आपकी सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बना के उसमें गोला गोला कर देंगे और आप बाहर लिख देंगे क्या चीज? लाइसोसोम। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को भी धीरे धीरे देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आपका एटीपी जनरेट करता है। दियर आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ये वेरी करता है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ये होता है। जो आपकी सेल है वो डिपेंड होती है इस पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। ए माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा अपन लोग जूम ज्यादा कर चुके हैं तो थोड़ा जूम इन कर देते हैं। देखिए, ए माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल इट इज एन इंटैक्ट कवर द होल स्ट्रक्चर, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर होती है। 2 लेयर से बनी होंगी, 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक बाहर की होगी जो आउटर होगी, और जो अंदर की होगी उसे इनर बोलेंगे। और ये क्या होगी? जो अंदर वाली होगी उसमें क्या कंटेन होगा? उसमें कंटेन्स अ सीरीज ऑफ फोल्ड। इसमें सीरीज ऑफ फोल्ड होंगे। वही तो था जो ऐसे बना था, उसमें ऐसे से घूम घूम कर स्ट्रक्चर आपकी बनी हुई थी। तो जो नीचे वाली है, वही जो अंदर वाली है, वही तो आपकी सेक्स बनाएगी, और जो बाहर वाली है उसको सेक्स बनाएगी नहीं, वो तो सिर्फ कवर करेगी आपके स्ट्रक्चर को। बस ये हो गया आपका दोनों स्ट्रक्चर।
फिर अपना आता है क्या, रीजन बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो रीजन दोनों के बीच में होगा उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। द इनर फोल्ड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इंक्रीज द सरफेस एरिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर होगी जो इस तरीके से वो इरेगुलर फोल्ड बनाएगी, वो किस लिए बनाएगी, वो बनाएगी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जिससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट होगा वो बढ़ जाएगा। किसका आउटपुट बढ़ जाएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन सबसे ज्यादा होगा। लार्ज सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड कैविटी इनक्लोज्ड बाय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होगी, इनक्लोज्ड होगी। इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होगा, जो जेल होगा, उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स CO2 H2O रिलीज एनर्जी व्हिच यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है, ATP, यही आपके एनर्जी की यूनिट होती है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो पास ए क्रिटिकल सोल इन एपोस्टेसिस, सेल सिग्नलिंग, सेल ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। भाई माइटो जब आपके पास एनर्जी होगी तभी तो आपकी सेल की ग्रोथ होगी और कंट्रोल होगा क्या, सेल साइकिल। सारी चीजों में तो एनर्जी लगती है, कोई भी प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा है तो वहां पर एनर्जी लग रही है, वो चीज आपका कौन फुलफिल कर रहा है उस क्राइटेरिया को, उसके लिए एनर्जी दे कौन रहा है, बना कौन रहा है, सब कुछ आपका माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो आई थिंक आप माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर था, सारी चीजें आप फील कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें भैया DNA भी होता है। एक बिल्कुल शानदार फैक्ट आप जानिए, पूरे आपकी बॉडी में, पूरे मतलब आपकी सेल में, आपकी सेल जो होती है उसमें आपके न्यूक्लियस के अलावा यदि किसी के पास खुद का DNA पाया जाता है तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्रिस्टी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो इस तरीके से फोल्ड बने हुए हैं, इसी को अपन लोग क्रिस्टी बोलते हैं। राइबोसोम भी इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं, कुछ मामलों में इंडिपेंडेंट होता है, खुद का DNA है, खुद का राइबोसोम है, तो मतलब इसको किसी के कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में होगा। पराक्सीसोम क्या होता है, दीज ऑर्गेनल्स आर केयर सिमिलर कैन सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू लाइसोसोम, लाइसोसोम के सिमिलर इनका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल गोले जैसे ये भी होते हैं, गोले जैसे वो भी होते हैं, ये आपने सेल स्ट्रक्चर में देखा होगा, ठीक। बस साइज थोड़ा हम लोग डिफरेंस बना देते हैं जिससे क्या हो कि आसानी से आप चित्र बना सकें। बट कंपैरेटिवली स्मॉलर इन स्ट्रक्चर, क्या होता है, स्मॉलर इन स्ट्रक्चर होता है, किससे, लाइसोसोम से थोड़ा सा छोटा होता है, बाकी होता वैसे गोले की तरह ही अपन लोग बनाते हैं। It contains many oxidized enzyme that can oxidize, remove of H various inorganic substances such as fatty acid, amino acid and uric acid in order to protect the cell from द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2, H2O2 के टॉक्सिक इफेक्ट से सेल या आपके सेल को बचाता है। पराक्सीसोम आल्सो कंटेन द एंजाइम कैटालेज, कैटालेज एंजाइम भी भैया किसके पास होता है, आपके पराक्सीसोम के पास होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये ऑर्गेनल आपका लाइसोसोम के जैसा ही होता है, लेकिन उससे इस स्ट्रक्चर में कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। कोई चीज छोटी या बड़ी किसी के रिस्पेक्ट में ही होती है, हमेशा अपन लोग ये चीज जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज एंजाइम होती हैं, ये भी आपने जाना किसके पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज एंजाइम होते हैं। कैटालेज एंजाइम है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, H2O2 के टॉक्सिक इफेक्ट से क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ये इतने पॉइंट अगर आप याद रखें बस इतना बहुत है आप पराक्सीसोम को लिखने के लिए, ठीक। आगे चलिए देखते हैं। कैटालेज डिकम्पोजेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटालेज क्या करता है, डिकम्पोज करता है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपके, एंड यूटिलाइजेज इज टू ऑक्सीडाइज अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या करता है, ये यूटिलाइज कर लेता है इसको, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होता है भैया, साइटोस्केलेटन भी एक आपका सेल ऑर्गेनल है। इट इज नेटवर्क ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये नेटवर्क होता है 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट दैट एक्सटेंड थ्रू द आउट ऑफ साइटोसॉल, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, साइटोस्केलेटन के पार्ट, कौन कौन से पार्ट हैं आपके साइटोस्केलेटन के, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है आपके साइटोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। से आता है कि अपने सेल के जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है थ्रू आउट द साइटोसॉल, साइटोसॉल में आपके प्रेजेंट है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट दैट एक्सटेंड थ्रू द साइटोसॉल, पूरे साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं। इनका देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, देखिए माइक्रोबिलाई है, माइक्रोफिलामेंट है, न्यूक्लियस है, और भी सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट इस तरीके से दिखते हैं, माइक्रोबिलाइज इस तरीके से दिखती है, माइक्रोफिलामेंट इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारे पार्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट आर थिन, माइक्रोफिलामेंट आर थिन कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जिससे क्या होंगे, ये बनी हुए होंगे। आर मोस्ट प्रीवेलेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द सेल, ज्यादातर कहां पर होते हैं, पेरीफेरी ऑफ द सेल, इसमें दिया गया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे की डिफिनीशन अपन लोग देखते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट आपका फिलामेंट है, ये क्या होता है, इट इज अ थिकर देन माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट से क्या होता है, ये थिकर होता है। सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स कंपोज दी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग फिलामेंट, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेप्शनली क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फिलामेंट है, ठीक। आगे चलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपका क्या होता है, लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स आर लॉन्ग, ठीक है, अनब्रांच्ड हाउ ट्यूब्स
कंपोज्ड मेनली ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन। यहाँ पर क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। माइक्रो ट्यूब्यूल याद रखेंगे आप, ट्यूब्यूल है इसमें, तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है। वो क्या था आपका, वो आप उसमें आपका एक्टिन प्रोटीन था, किसमें, माइक्रो फिलामेंट में आपका क्या था, एक्टिन प्रोटीन था। ठीक है, तो चलिए आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। सेंट्रोसोम ग्रो आउटवर्ड पेरीफेरी ऑफ द सेल। जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, आपके सेल के पेरीफेरी पर आपके ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है किसका, आपके सेल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। इंटरमीडिएट के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरमीडिएट के बारे में भी दिया गया है, इसके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं आई थिंक। ठीक है, सारी चीज माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर है, आपके पास स्ट्रक्चर सभी के बनाए गए हैं। बाकी डिफिनीशन तो अपने डिस्कस कर ही लिया। चलिए इसको आप लोग देख लेंगे, नोट्स में अभी आपके ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। न्यूक्लियस क्या होता है, अब आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस भैया कंट्रोल सेंटर है आपके सेल का, जैसे तरीके से आपके बॉडी का ब्रेन है। देखिए न्यूक्लियस इज यूजुअली ए स्फेरिकल आर ओवेल इन शेप। ठीक है, ये स्फेरिकल होता है या फिर ओवेल इन शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है, कोई पूछ ले आपसे या फिर आपके एग्जाम में आ जाए, तो स्फेरिकल और ओवेल आप लोग जानेंगे। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन which सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके बॉडी में पाई जाती है, आपके सेल में पाई जाती है, वो क्या होती है, आपके सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस को ढके हुए है, वो टू मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि किसको सेपरेट करती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपका दिया गया कि बोथ द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज फास्फोलिपिड बाइलेयर। दोनों मेम्ब्रेन जो आउटर होंगी, इनर होंगी, दोनों फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होंगी। जिस तरीके से आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी यहाँ पर क्या है, आपका फास्फोलिपिड बाइलेयर है, और लेकिन ये डबल लेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्सेप्शनली कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सेप्शनली क्या होती है, एक्सट्रीमली कंटिन्यूअस किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मैंने दिखाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां था, कैसे, उससे बिल्कुल एकदम सट के वो स्ट्रक्चर निकला हुआ था। ठीक है, तो उसको आप ध्यान देंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेंस, यदि आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप लिखते टाइम हिचकिचाएंगे नहीं, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। कंटेंस न्यूक्लियर पोर इन द मेम्ब्रेन व्हेयर इनर एंड आउटर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन इज फ्यूजेज। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, कंटेंस होता है, उसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर होते हैं। इन द मेम्ब्रेन व्हेयर इनर और आउटर पार्ट क्या होंगे, दोनों फ्यूज होंगे। ठीक, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फ्यूज हैं। यहीं से आपका सारा चीज मटेरियल वगैरह सब कुछ जाएगा, आरएनए जाएगा, डीएनए है यहाँ पर, यहाँ से आरएनए निकलेगा, उसका प्रोटीन बनेगी, ढेर सारे जो भी प्रोसेस होंगे वो इसी पोर्स के थ्रू आपके होते रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियोलस है, जो मैंने आपको बताया था, ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होगी। ये क्रोमेटिन है आपका, जब ये आपका इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है भैया, क्रोमोजोम बन जाता है आपका। तो इस तरीके से जब ये सेल डिवीजन होगा, अपन लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद है दीज पोर्स आउट ए चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ आयंस। मतलब इन्हीं पोर्स से क्या होता है, आपका ट्रांसफर होते हैं आयंस, आपके ट्रांसफर होते हैं वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंटेन अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपने देखा अभी, वो न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियोलस कंटेन एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है आपका, हिस्टोन प्रोटीन होती है, और उसी के ऊपर क्या होगा, आरएनए डीएनए आपके पाए जाएंगे, सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर क्या है आपका, आगे चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम आपका क्या है, दिस इज डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विद इन द सेल। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, आपका सेल डिवीजन। मैंने आपको अभी भी स्ट्रक्चर, जब सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर खोला तो यही दिखाया कि ये क्या करेगा आपका, ये आपका करेगा सेल डिवीजन में आपके हेल्प करेगा। दोनों तरफ से इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, और आपके न्यूक्लियस को इस तरीके से बाउंड करते हुए उसका जो क्रोमोजोम है वो आपका डबल हो जाएगा। उसके बाद डबल होने के बाद वो हाफ हो जाएगा, हाफ होकर धीरे धीरे सेपरेट आउट हो जाएंगे, और एक सेल से, एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। यही काम है किसका, सेंट्रोसोम का, जो कि सेल डिवीजन में आपके हेल्प कर रहा है। इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आपका प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट का, कितने कितने तरीकों से हो सकता है, एक्टिव, पैसिव, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सब कुछ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मैंने आपको यहां पर बता दिया सेल और उसके स्ट्रक्चर, यहां तक आप लोग रिवीजन मान लेंगे। नोट्स में सेंड कर रहा हूं, आप जरूर ध्यान दे देंगे। कोई भी आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। दूसरा वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है वायरल बायोलॉजी, वहां से आप मेरे पास पर्सनल मैसेज करिए, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।